अब मेरी सरकार भी सुनेगी। आपने राजनीति का सफ़र कब और कैसे शुरू किया? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर में मैं पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष रहा सन 2002 और 3 में। तब से मैंने राजनीति का सफ़र शुरू किया और उसके बाद जो है मुझे दूसरा मौका जो मिला वो 2014 में मिला। 14 में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में मैंने अपनी धर्मपत्नी को कठायतबाड़ा सीट से चुनाव लड़वाया था और उसके बाद वो बागेश्वर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी। कभी ऐसा मन में आया कि जब धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया तो आपको भी राजनीति में आना चाहिए, कैसे लगा? जी, वैसे राजनीति में तो मैं ही था बट सीट उस समय महिला आ गई थी और ब्लॉक प्रमुख की सीट भी महिला आई तो हमने कहा कि सभी ने यही कहा कि उसमें सलाह दी कि जबकि मेरी धर्मपत्नी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, पर फिर भी जो है लोगों के कहने पर और क्योंकि अब हम लोग भी राजनीति में कहीं ना कहीं समाज सेवा में जुड़े हुए थे तो हमने सोचा कि चलो अगर सीट महिला है तो उसमें हमने जो है चुनाव लड़ा और ब्लॉक प्रमुख के रूप में रही और हमने बहुत अच्छा काम किया और उसी कार्यकाल के दौरान जो है हमें सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक में जो है पुरस्कार भी मिला राज्य का। तो फिर हमने जो है जब अंतिम हम करीब चौथे साल में चल रहे थे तो हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र था तो हमारी ग्राम सभाएँ जो 11 ग्राम सभाएँ थी वो नगर पालिका में शामिल हुई। तो उस वजह से जो है हमको ब्लॉक प्रमुख पद भी छोड़ना पड़ा था, करीब 7-8 महीने पहले छोड़ना पड़ा था। तो फिर जो है एक मौका मिला नगर पालिका में शामिल हुए जब, तो मौका मिला तो मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। तो दावेदारी प्रस्तुत की जब सीट सामान्य आई तो उसमें जो है मुझे टिकट न मिल के किसी अन्य को टिकट मिला। तो टिकट अन्य को मिला तो फिर जो है मेरे समर्थकों ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाया और आप सब जनता के नगर वासियों के आशीर्वाद से जो है क्योंकि हमने अच्छा। मैं अगला सवाल उसी पर आ रहा हूँ कि लंबा राजनीतिक अनुभव और आप एक किंग मेकर के तौर पर भी देख सकते थे पहले, क्योंकि आपने अपने दम पर अपनी श्रीमती को ब्लॉक प्रमुख तक पहुंचाया। उसके बाद जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप इंडिविजुअल निर्दलीय रूप में चुनाव किया और बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से टक्कर लेकर के पहली बार एक उदाहरण पेश किया बागेश्वर में भी ऐसा हो सकता है। तो उस दौरान जो 5 साल का लंबा कार्यकाल था, किस तरह की उपलब्धि आप मानते हैं? कौन सी उपलब्धि आपकी ऐसी थी कि आपको दोबारा जनता देखना चाहेगी कि आप अध्यक्ष बने? देखिए, जिसमें मैं नगर पालिका में निर्वाचित हुआ उसमें नगर पालिका की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी और नगर पालिका में संसाधन भी बहुत कम थे और जो है ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि 11 ग्राम सभाएँ जुड़ी थी तो बृहद नगर पालिका बनी थी। तो पहले बहुत छोटी नगर पालिका हुआ करती थी तो बहुत से जो है ग्रामीण क्षेत्रों को साथ में लेके विकास का जो ढांचा हमने तैयार किया क्योंकि वार्ड कहीं ना कहीं जो है नगर क्षेत्र में जुड़े तो जो सुख सुविधाएं थी वो से वंचित थी। तो हमने जो है उन वार्डों को अपने साथ लेते हुए उनमें जो है निर्माण कार्य जो है आगे हमने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया अपने सभासदों के साथ मिलकर उन वार्डों को जो है सुशोभित करने का हमने काम किया। उनमें जो मुख्य समस्याएं जो थी वो सबसे पहले जो रास्ते, नाली, पथ प्रकाश, पानी की नदी जो अपने नौले हैं, धारे हैं, उनका सुधारीकरण, ये सब कार्य हमने किया। और साथ ही जो नगर क्षेत्र जो हमारा नगर क्षेत्र था, जो पुराना नगर क्षेत्र भी था, उसके भी हमने बहुत से काम ऐसे किए जो जनता के बीच में है। मैं अपने संवाद के दर्शकों को एक बात खास तौर पर बताना चाहते हैं कि क्योंकि हम ये कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं, ये कोई प्रचार नहीं है, हम एक विज़न को लेकर के, हमारा मकसद ये है कि हम जो उम्मीदवार हैं उनका विज़न क्या है, किस अगर वो जीत गए तो क्या करेंगे या जीतने के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं और किस तरीके से वो काम करेंगे। तो मेरा अपना अगला सवाल आपसे यही है कि आप किस विज़न को लेकर के, किस आपका लक्ष्य क्या है, आप किस विज़न को लेकर के आप चुनाव मैदान में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा मेरा एक ही विज़न है। देखिए, जब हम ब्लॉक में भी ब्लॉक प्रमुख रहे तब भी एक ही विज़न था, उसमें भी हमने बहुत अच्छे काम किए और जो है पंचायती राज पुरस्कार भी जो है इस ब्लॉक में जो है करीब 70-75 साल पुरानी जो ब्लॉक है उसमें पहली बार मिला। तो हमने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया था, उसी का बदौलत जो हमको पुरस्कार मिला और इसी विज़न को हमने आगे बढ़ाने का काम भी किया। नगर पालिका में भी मेरा एक ही विज़न था कि नगर का कैसे विकास हो, नगर पालिका कैसे हमारी मजबूत हो, बस यही विज़न था। और बड़ी ईमानदारी और कर्मठता के साथ मैंने ये अपने 5 साल में जो कार्यकाल किया, जिसमें 2 साल कोरोना का भी रहा। आप कोरोना में भी लेंगे, कोरोना में भी हमने लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार हमने काम किए। उसके बावजूद भी हमने जो नगर में विकास किया अपने 3 साल में, क्योंकि जो हमको जो सरकार द्वारा जो धन प्राप्त हुआ उस धन का हमने सदुपयोग किया। उस धन का जो है सही मतलब कैसे उसका यूज हो और जो हमारे निर्माण कार्य हों उनके समय समय पर निगरानी की। मैं हर काम को जो है बिना देखे मैं पेमेंट नहीं करता था।
ऐसा पहली बार नगर पालिका में मुझे वहाँ के कर्मचारी बताते थे कि आप क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। तो ये मेरी कार्यशैली भी रही और इसी वजह से मैं वार्डों से जुड़ा रहा, क्योंकि मैं लगातार वार्डों में काम देखने के बहाने से मैं वार्डों में जाता था और उसका फल अब मुझे आज मिल रहा है। मुझे जो है आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी मिला है और मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों के बीच में अपना प्रचार कर रहा हूँ। तो लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपने विकास किया है, हम आप ही को वोट देंगे। निश्चित तौर पर आपकी कार्यशैली 5 साल तक हमने भी देखी। विकास कार्य जो गली गली गांव-गांव में जिन चीज़ को लेकर के जनता लंबे समय से मांग कर रही थी, वो पूरे हुए। और सबसे बड़ी बात, जब आपने अपने ही सहयोगी के काम, जो ठेकेदार थे उनके काम रुकवा दिए थे, तो काफ़ी चर्चा हुई थी कि अगली बार क्या होगा। तो ये एक अच्छी कार्यशैली थी, जिसको लोग को प्रेरणा भी लेनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि को। अगला सवाल एक महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। पिछली बार आपने भाजपा के उम्मीदवार को बहुत अच्छे अंतर से हराया था और आपके एक निर्दलीय और थे, वो कड़ी टक्कर दे रहे थे आपको। इस बार वही भाजपा की टीम, सब वही लोग, भाजपा की टीम आपके समर्थन में है, आपको जिताने के लिए प्रयास करी है। कैसा लगता है इस सबको देख कर? जी देखिए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और वो संगठन के लिए काम करती है। टिकट चाहे किसी को मिला, पिछली बार भी जब टिकट भाजपा को मिला था तो भाजपा ने पूरा संगठित होकर काम किया था। तो वो अपना अपना लक है कि किसके सिर पर ताज बंधा है और जो है निश्चित रूप से जो है हम लोग उस समय हम निर्दलीय थे और हम जीत की तरफ बढ़े और जीत भी मिली। तो आज का समीकरण ये है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है पूरे मन से लगे हैं और वार्ड वार्ड में जाके घर घर जाके वो भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव निशान पर वोट मांग रहे हैं और हमारे विकास कार्यों पर वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से जो है जनता अपना आशीर्वाद हमें दे रही है। शुरुआती दौर में एक बड़ी चर्चा हो रही थी कि आप पहले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद आप पार्टी के ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके अपने व्यक्तिगत समर्थक भी हैं, पार्टी के भी हैं, उनमें असमंजस महसूस नहीं हो रहा है कि हम कल तक उनका विरोध करे थे, आज हमको पार्टी को हम समर्थन करें? नहीं नहीं, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। देखिए पार्टी संगठन अपना काम कर रही है और जो मेरे अपने समर्थक हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारी टीमें अलग अलग लगी हुई है। मेरे जो व्यक्तिगत समर्थन में जो लोग रहते हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो प्रचार में अलग जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। हमने हर वार्ड में, हर घर में हम हमारी 2-2 बार 3-3 बार हम लोग चले जा चुके हैं और मैं खुद प्रत्याशी के रूप में मैं भी पूरे वार्डों में हर घर तक मैं पहुंचने का काम किया है और मेरा जो है आज और कल में जो है लास्ट है चुनाव का और मैं जो है सभी वार्डों को मैंने पूर्ण भी कर लिया और जो है सही बैलेंस बना हुआ है कि ऐसा कहीं पर ये नहीं है कि उनके समर्थक हमारे समर्थक, ये सब हमारे समर्थक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष पद रहते हुए कई आपने क्रांतिकारी बदलाव किए, क्योंकि जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो भी हुआ और जो हम नहीं सोचते थे, आम जनता नहीं सोचती थी, वो भी हुए। उदाहरण के तौर पर हम उत्तरायणी मेले को देखते हैं। आज के उत्तरायणी मेला, पहले के उत्तरायणी मेला, या फिर रैन बसेरे वाली जो बात आ रही है यहाँ पे, या कई ऐसे जो व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगा या नाव की सवारी नहीं करूंगा, आपने कई चीज़ें ऐसी करी जो एक नज़ीर के रूप में आज भी देखी जाती है। आज उत्तरायणी में लोग उसको याद करते हैं। कि किस रूप में देखते हैं अपने पिछले कार्यकाल को? देखिए पिछला कार्यकाल जो रहा हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तरायणी मेले की आपने बात करी। उत्तरायणी मेला हमारा ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक मेला है। ये मेला बहुत कई समय से चलता आ रहा है। हम छोटे छोटे थे तब से हम इस मेले को देखते हुए आ रहे हैं, पर हमने देखा ये मेला जो है धीरे धीरे जो है मतलब जो इसमें जो है लोगों की लोकप्रियता भी कम हो रही थी, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था और इस मेले को कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी एक पहचान है ये। क्योंकि उत्तरायणी मेला बागेश्वर में होता है, या हर कोई जानता है, आज तो हर जगह हो रहा है, पर लेकिन जो असली उत्तरायणी मेला है जो वो बागेश्वर में होता है। तो हमने फोकस किया कि हम इस मेले को कैसे इसको सुंदर बनाएं और भव्य बनाएं कि जिससे कि हमारे सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भी आएँ और मेले में आनंद भी लें और कुछ नया कुछ देखने का प्रयास भी करें। और हमने वो प्रयास हमने किया। यहाँ पर अलग अलग हमने नए प्रयोग किए, वो आपके सामने हैं। मैं अलग अलग गिनाना नहीं चाहूँगा, अभी उतना समय आप दे नहीं पाएंगे मुझे। तो जो है हमने किया और लोगों ने उस मेले की सराहना भी की। देखो कोविड भी हुआ, 2 मेले हम नहीं कर पाए, पर लेकिन हमने 3 मेले किए। वो तीनों मेले हमारे यादगार मेले रहे। और लास्ट मेले में जो आप कह रहे थे कि हमने हेलीकॉप्टर भी चलाया, और क्योंकि हम जानते हैं कि पहाड़ में जो है हर किसी का सपना होता है कि हेलीकॉप्टर में बैठने का, तो वो सपने को पूरा करने का हमने प्रयास किया और बहुत से लोग हेलीकॉप्टर में भी बैठे और उन्होंने सवारी भी की। और भी भाई कई चीज़ें हमने नए नए प्रयोग किए, वो आप सबने देखा है। मैं नगरवासियों को बताना बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता हूँ अभी कि हमने क्या क्या किया है करके। तो ये भी किया और बाकी विकास कार्य हमारे हो रहे हैं। जब आप और लगातार दावे ये कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए और जनता हमको बोली, फिर आज ये चुनौती जीतने की क्यों है और आप इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? देखिए कोई चुनौती नहीं है।
देखो पर चुनाव तो चुनाव है ना, चुनाव को हल्के में तो लेना नहीं है। चुनाव का जब मैदान में आए हैं तो उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। हम अधिक से अधिक वोटों से जीतने का हम प्रयास कर रहे हैं और क्या कहते हैं, जो हमने विकास किए हैं उस विकास के माध्यम से लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। और जो विकास मैंने किए हैं, अगर आप समझ देंगे तो मैं सारे विकास कार्यों को गिना दूंगा। और उससे पहले भी जो विकास कार्य हुए हैं एक भी विकास कार्य अगर वो गिना दें कोई कि हमने ये काम कर रखा है तो हम कहें। आप बात कर रहे थे रैन बसेरे की, ठीक है, रैन बसेरा हमारे पूर्व जो बोर्ड थी उनके कार्यकाल में उस रैन बसेरे का स्टार्ट हुआ था। पर लेकिन मैं आपको उसको सच्चाई अगर आप जानना चाहेंगे सभी नगरवासी, तो मैं बताना चाहूँगा कि उस रैन बसेरा जो नदी गाँव में हमारा स्टार्ट हुआ था वो पिछले मेरे ख्याल से 5 से 7-8 साल पहले, मतलब मेरे से पहले के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। पर उसकी हकीकत ये है कि उसकी जो DPR थी, एस्टीमेट था, वो करीब 52 लाख के आसपास का था, ठीक है। और जब मैं नगर पालिका में निर्वाचित होकर आया, मैंने देखा कि रैन बसेरा, मैंने फर्स्ट भ्रमण भी मैंने वहीं किया था। तो मैं जब गया था वहाँ, मैंने देखा, मैंने कहा ये रैन बसेरा ऐसा क्यों छोड़ रखा है, इसकी खाली फाउंडेशन भरी थी ना, उसमें थोड़ा सा कॉलम उसमें ऊपर को उठे थे, बल्कि चिनाई भी नहीं हुई थी, वहाँ ईंटें रेता वगैरह रखा हुआ था। तो फिर मैंने पता किया उसके बारे में, मैंने ठेकेदार को भी बुलाया, मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने फिर उसका जो है काम हम निकलवाया, तो उसमें देखा कि जो एस्टीमेट में रखा हुआ था, वो जो 52 लाख का एस्टीमेट था वो बिल्डिंग के लिए था। पर लेकिन वहाँ पर जो है कैसे क्या क्या मिली भगत रही कि उन्होंने जो है बिल्डिंग का काम न करते हुए वहाँ पर जो है जो वॉल बनाई थी, प्रोटेक्शन वॉल, जो नदी किनारे जो वॉल बनी थी, तो उस वो वॉल में जो है पूरा पैसा करीब जो ठेकेदार ने बताया कि मेरा करीब 25-26 लाख रुपया रुका हुआ है यहाँ। तो वो जो पैसा था वो सिर्फ वॉल और थोड़ा फाउंडेशन का था। तो अब वो काम तो हमने आगे बढ़ाना था। तो फिर मैंने देखा कि यार ये तो एस्टीमेट में रखा नहीं था और इन्होंने जो है ये काम करवा दिया, तो उसमें जो है बड़े मामले भी बड़े पेचीदे हो रहे थे। तो हमने फिर उसका जो है ठेकेदार से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पैसा बचा था, तो मैंने उसमें ठेकेदार से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसमें चिनाई करके उसमें लेंटर मैंने खुद में डलवा के, मैं लेंटर में खड़ा भी रहा, मैं आपको पिक भी दिखा दूंगा, मेरे पास उसकी पिक पड़ी है, मैंने उसमें लेंटर डलवाया और उसके बाद उसका पैसा जितना था वो पैसा कंज्यूम हो चुका था। फिर हमने शासन में उसमें जो है पत्राचार किया कि हमारा कैसे इसमें धन बढ़ेगा, क्योंकि वो एस्टीमेट था 52 लाख का और वो पैसा जो बिल्डिंग के लिए था वो जो दीवार में खर्च हो गया था। तो कुल मिला के फिर हमने उसमें जो शासन ने हमसे कहा रिवाइज एस्टीमेट में भेजिए आप। फिर हमने उसका रिवाइज एस्टीमेट बनाया और एस्टीमेट जो है इसका करीब अभी 92 लाख का हमने शासन को भेजा। तो वहाँ भी कितने पेज लग गए कि जब आपका एस्टीमेट पहले ये था और आपने जो है इतना कैसे बढ़ गया। तो वो क्वेश्चन, बहुत सी क्वेश्चन उसमें बहुत पत्राचार हुआ है, आप देखना चाहेंगे तो आप सूचना के अधिकार में भी आप ले सकते हैं नगर पालिका से। तो वो मामला ऐसा पेचीदा फंसा कि अभी तक उसमें हमको पैसा नहीं मिल पाया। जिस मद में पैसा दिया गया था रैन बसेरा, वो उस मद में खर्च न करके दूसरे मद में कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज जो है विपक्ष वो मुद्दा बना रहा है कि रैन बसेरा नहीं बसेरा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि वो रैन बसेरा बनेगा। उसका एस्टीमेट जो है हमारा पहुंचा है, उसमें हमने उसका जवाब भी वहाँ पर दे दिया है और शासन उसमें अब, क्योंकि मैं अब पहले तो मैं निर्दलीय था, तो अब मैं जो है उसका जो रेस्ट मनी है उसको मैं वहाँ से स्वीकृत करा के लाऊंगा और रैन बसेरे का निर्माण कार्य पूरा होगा। और जनता जो है को गुमराह किया जा रहा है कि क्या हुआ था करके, आप सूचना का अधिकार मांगें और वहाँ से आप पता करें कि क्यों रैन बसेरा इतना लटका कर। रैन बसेरी वाली बात आती है। एक चीज़ और बात आती है इसमें कि यूजर चार्जेस को लेकर के, जब हमने पिछली बार आपके प्रतिद्वंदी बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि यूजर चार्जेस उनके समय में स्वीकृत हुआ था और आप चाहते तो उसको रोक सकते थे, आप नहीं लगा सकते थे। आपने व्यापारी पर अतिरिक्त बोझ डाला है और आजकल जो उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि अगर सत्ता में आ जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो एक बोर्ड में प्रस्ताव पास करके यूजर चार्जेस को खत्म कर देंगे। ये क्या दोहरी नीति मानते हैं या क्या है ये राजनीति स्टैंड? आप देखिए अगर कोई कानून बन जाता है, देखिए उन्होंने वहाँ पर बोर्ड प्रस्ताव किया होगा, रेट तय किए होंगे, उसके बाद जो है उसका गजट नोटिफिकेशन किया है। गजट नोटिफिकेशन करने का मतलब है कि कानून बन चुका है और उसको लाके उन लोगों ने कानून बना के, आप देखेंगे तो जो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे उनके साइन से वो गजट नोटिफिकेशन तैयार हुआ है और वो उसका डेट भी आप देख लीजिएगा किस डेट में वो गजट नोटिफिकेशन हुआ है। और उसके बाद लंबा जो है प्रशासक काल भी रहा 5-6 महीने, तो प्रशासक ने तो स्टार्ट नहीं कर पाए थे, पर लेकिन हमारे पास वो मजबूरी हो गई थी। जब हम बोर्ड बैठक में बैठे तो पहले हमारे पास वही आया कि ये गजट नोटिफिकेशन हुआ है, इसको लागू करना है, और वो हमारी मजबूरी थी। अगर हम नहीं करते तो हमारे लिए भी क्वेश्चन लगते उसमें। और उसमें जो है जो रेट तय हुए थे वो बहुत ज़्यादा नहीं था, उसमें 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं था। और उसको हमने जो है लागू जरूर किया, पर लेकिन हमने लोगों को सुविधा भी दी। हमने हर घर में, हर प्रतिष्ठान में हमने डस्टबिन दिया, हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए महिलाएं लगाई जहां हमारी गाड़ी नहीं जाती थी, हमने गाड़ियों की संख्या बढ़ाई,
मैंने करीब 4 गाड़ियाँ मेरे कार्यकाल में जो है मैंने जो है कूड़ा वाहन खरीदे, और 2 कूड़ा वाहनों का मैं टेंडर करके, वर्क ऑर्डर करके, सप्लाई ऑर्डर भी दे दिया था, और 2 गाड़ियाँ हमारे पास पहुँच भी गई थी। पर लेकिन उन्होंने गलत गाड़ियाँ जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया था उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो गाड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने वो वापस भी करवाई थी। और उसके बाद वो गाड़ियाँ आज भी आई हैं नहीं आई हैं उसका कुछ पता नहीं है। अगर मैं जीतता हूँ मैं जाऊँगा वहाँ ज़रूर, और फिर उसके बाद हम इसकी खोजबीन करेंगे क्या हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूजर चार्जेस जो आज उनको घोषणा पत्र में वो कह रहे हैं कि हम इसको निरस्त करेंगे, अरे एक बार आप उसको लागू कर रहे हैं और आज अपनी गलती मान के आप ये कह रहे हैं कि हम उसको निरस्त करेंगे, तो ये कोई कुल मिलाकर के आपके प्रतिनिधि ने गलती मानी है और चुनाव में उसको सुधारने की बात कही है। देखिए ऐसा है, नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए ही जो है जो बोर्ड है वो काम करती है। कोई भी अध्यक्ष है वो नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए काम करेगा। इसमें कुछ लोगों ने विरोध जरूर किया, पर ग्रामीण क्षेत्र से जो घर घर से हम कूड़ा उठा रहे हैं उसमें जरूर कुछ विरोध नहीं हुआ। कुछ व्यापारियों द्वारा जा रहा है इसमें विरोध दर्ज किया जा रहा है, पर उन व्यापारियों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा विरोध ना करें, क्योंकि आपको सुविधा भी दी जा रही है। आपकी गलियों में हम झाड़ू लगवा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं और डस्टबिन दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मदद आप लोगों को करनी पड़ेगी, और वो चीज़ हुआ भी है। और अगर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया है कि उसको हम कानून को ख़त्म करेंगे, तो वही कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका की आय में वो जो है कमी वहाँ से होगी। कुल मिला के चुनावी दौर में ये होता है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, लोभ लुभावने वादे किए जाते हैं और ऐसी बातें की जाती हैं जो संभव नहीं होती हैं, अधिकांश तौर पर धरातल पर जो प्रैक्टिकली संभव नहीं होती। लेकिन आप खुल के ये कह रहे हैं कि यूजर चार्जेस सही है, तो कहीं ये चुनौती न बन जाए आपके लिए, क्योंकि विपक्ष को बुना सकता है। देखिए ना, हम सुविधा भी तो दे रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे ये बात कही ना, आज लोग सुविधा अगर ले रहे हैं, आपके घर में अगर महिला सुबह 6 बजे आके 5 बजे आके कूड़ा आपका उठा रही है, आपके डस्टबिन से कूड़ा ले जा रही है, तो वो सुविधा नहीं है आपके लिए। आपके डोर पर गाड़ी आ रही है तो वो सुविधा नहीं है। तो ये सुविधा है और नगर पालिका का काम भी है। इसमें सरकार भी कहती है कि नगर पालिका जो है खुद सक्षम बने और अपनी आय अर्जित करें। ये निर्देश भी होते हैं, ये गाइडलाइन भी है, और हम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने अपने कार्यकाल में कोई टैक्स लोगों पर नहीं लगाया। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कानून पहले बना था उसी को मैंने फॉलो किया। उसके अलावा हमने कोई जो है टैक्स हमने नहीं लगाया, और हमने नगर पालिका की आय हमने बढ़ाई है। विपक्ष पर एक आरोप लगता था कि आप लोग लगाते हैं कि चुनावी दौर में खासकर ये मुद्दा उठा है कि नुमाइश खेत में धूप घात लगी गई है, और बाद आज वो चुनावी मैदान में है कि हमने ये किया, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, नुमाइश खेत फील्ड आपके सामने है। मैं आपको कई पिक दिखा दूंगा वहाँ पे, जो आपने फील्ड देखा होगा कि कितनी घास लगी थी। देखो, मैंने भी प्रयास किया। मैं आपको सच बताऊं, कोरोना टाइम पे मैंने भी वहाँ पर प्रयास किया। मैं आपको वीडियो फोटो में आपको शेयर करूँगा उसकी, ठीक है। हमने प्रयास किया, पर लेकिन हमने जो है समूह की महिलाओं को, वार्ड की महिलाओं को लगाकर हमने वहाँ पर दुब घास लगाया। मैं खुद उसमें था और हमने प्रयास भी किया, और हमने वहाँ पर उसका छिड़काव भी किया था, पानी भी हमने उसमें डलवाया था। मैं आपको भेजूंगा हुआ, आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा। पर लेकिन हमने को हल्ला नहीं किया, और 1 रुपया पालिका का उस काम में हमने नहीं लगाया। मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा, और बाकी पहले क्या हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है, और मैं उसमें ज़्यादा टीपा टिप्पणी भी मैं नहीं करना चाहूँगा। आपके एक निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनकी ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि भाजपा की तत्कालीन सरकार ने भी सहयोग नहीं किया झूला पुल खोलने के लिए, और लगातार व्यापारियों को गुमराह किया। उन पर भी ये आरोप है कि प्रशासन लगातार झूला पुल खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन टेक्निकल टीम नहीं थी। आपके पास आरोप लगता है कि आपने नगर पालिका टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवाई थी। ये हम सभी जानते हैं कि टेक्निकल टीम नगर पालिका के पास नहीं होती है। तो झूला पुल प्रकरण है, या व्यापारी को लुभाने टैक्स यूजर चार्जेस की बात है, मीट मार्केट की बात है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, कैसे निपटेंगे इन मुद्दों से आप? देखिए, जहाँ तक आप झूला पुल वाली बात करते हैं, मैं भी मानता हूँ कि वो हमारा ऐतिहासिक पौराणिक पुल है और व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। लोगों से जो इसकी आस्था भी वहाँ से जुड़ी है। बहुत से लोग वहाँ से, हमारी 100 यात्रा भी वहाँ से जाती थी, और बागनाथ मंदिर को भी वहाँ से जाते थे। पर लेकिन झूला पुल बंद होने का कारण आप सब जानते हैं। देखिए, मैं 2019 में जब पहला मेला था तो मैंने भी देखा उसके कुछ गार्डर वगैरह गले थे, नीचे लटके थे, तो हमने उसकी प्लेटर खोल के उसमें वेल्डिंग कराया, और 2019 के मेले में हमने उसको यथावत चलाया। उसके बाद 2020 के मेले में भी हमने उसको यथावत चलाया। फिर 21-22 में जो है कोविड हो गया, और 23 के मेले में जो है कुछ लोगों ने जो है जिलाधिकारी से उसकी शिकायत की कि झूला पुल जर्जर है और यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, और उस समय जो है कुछ घटनाएं भी हुई थी। शिकायत का आधार भी था कि 300 लोग बिहार में मरे थे, गुजरात में एक छठ पूजा के दौरान कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो जिलाधिकारी ने तत्काल उस पर जो है नगर पालिका और PWD को आदेश दिए कि इसको उत्तरायणी मेले के लिए बंद किया जाए, क्योंकि उसमें भीड़ वगैरह बहुत रहती है। तो वो बंद हुआ। तो उसके बाद उसमें जो है कई तरह के जो है सवाल भी उठे। तो हमने फिर उसके बाद
उसमें जो है मेला चलो संपन्न हुआ, पर लेकिन वो झूला पुल नहीं खुला। उसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, क्योंकि देखो नगर पालिका के पास झूला पुल दिया है, पर नगर पालिका के पास ऐसे संसाधन नहीं है, ऐसी टेक्निकल टीम नहीं है कि जो झूला पुल का मरम्मत कर सके। तो उसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी को उसके लिए चयनित किया और पीडब्ल्यूडी को उसमें आदेश दिए कि आप इसकी टेक्निकल रिपोर्ट वगैरह जांच करें। इस मामले में व्यापारी को एकत्रित लामबंद करने की कोशिश की जा रही थी उस दौरान, कि जबकि उसमें अधिकारियों द्वारा ये बताया गया था कि 18 लाख समथिंग को धनराशि थी वो टेक्निकल टीम के खाते में डाल दी गई है। इसके बावजूद भी पूरा बाजार बंद कराया गया, व्यापारियों ने विरोध भी उसका किया था। तो इस रूप में किस रूप में देखते हैं कि व्यापारी को एकजुट करने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, या अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बात हो रही थी? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये राजनीति है। मैं इसको साफ साफ कहूँगा, ये राजनीति है। क्योंकि पुल जहाँ से टेक्निकल रिपोर्ट अगर उसमें लग रही है, उसमें टेक्निकल टीम जो आई है उन्होंने रिपोर्ट लगा रही है, तो उसमें प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा गंभीर मामला हो जाएगा कि आपने लापरवाही कर रखी है, कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसके लिए फिर यही प्रयास रहा कि कैसे इसको ठीक किया जाए। उसके लिए पीडब्ल्यूडी को चयनित किया, क्योंकि नगर पालिका ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर तो मेरा कार्यकाल भी खत्म समाप्त की तरफ था, तो हमने जो है फिर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पीडब्ल्यूडी ने उसका एस्टीमेट वगैरह तैयार किया है, उसका टेक्निकल उसमें जांच हुई है, और जांच होने के बाद उसमें जो है अभी जो है इसमें कार्य चल रहा है। उसमें जो है नया पुल उसको बनाने के लिए जो है सरकार उसकी डीपीआर तैयार कर दी है और वो शासन को जाएगा। और मैं निश्चित रूप से मैं अपने नगरवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि देखिए, सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी है, राज्य में हमारी है, जिले में विधायक हमारे हैं, मंत्री हमारे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें हर किसी ने संज्ञान लिया है कि झूला पुल कैसे जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो, जल्दी से जल्दी सुचारू हो। तो उसके लिए हम जरूर, मैं अगर विजयी रहता हूं तो मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द उसको स्वीकृत कराते हुए और उसमें जो है धनराशि जो है आवंटन कराते हुए उसका काम हम करेंगे, और क्योंकि उसका निर्माण होना अति आवश्यक है।